नमस्कार। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के एक और लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जुड़ रहे हैं किससे? बीएसएफ की पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर तनुश्री पारिक से। तनुश्री पारिक जो कि बीकानेर राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। तनुश्री पारिक जो भारत की सरहद की निगरानी करने वाले देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के 51 साल के इतिहास में लड़ाकू भूमिका के लिए कमीशन पाने वाली पहली महिला हैं। तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव सेशन में। थैंक यू। तनुश्री जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप हैं बीएसएफ की पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर, वो भी राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं आप, जहां लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे में कैसा लगता है आपको पहला शब्द, पहली महिला ऑफिसर हैं आप, ये शब्द आपके नाम से जुड़ना कैसा महसूस करती हैं आप? ऑनरिंग तो है काफ़ी, बट इस पहला शब्द के साथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जुड़ जाती है। मतलब आप जो कर रहे हैं वो एक प्रेसिडेंट होता है आपके बाद में आने वालों का के लिए, और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके एक्शंस ये डिटरमाइन करते हैं कि उस कंप्लीट विमेन फ्रेटर्निटी को उस पर्टिकुलर सर्विस में कैसे कंसिडर किया जाएगा। जहाँ तक बात रही राजस्थान की, तो मुझे तो राजस्थान से बहुत प्यार है, और हाँ, बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस ऐसी रही है जो विमेन के अगेंस्ट, इनफैक्ट नॉट इन राजस्थान, पूरे देश में, और इनफैक्ट हम वर्ल्ड वाइड ले तो भी सिनेरियो काफ़ी अच्छा नहीं है। बट राजस्थान जब शब्द आता है तो मेरे जहन में सबसे पहले यही आता है कि वीरों की धरती, तो उसमें वीर के साथ में वीरांगनाएं भी है। तो कैसा लगता है आपको एक महिला होकर प्रेरणा का स्रोत बनना, क्योंकि आप एक महिला कॉम्बैट ऑफिसर हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहती होंगी, तो उनके लिए प्रेरणा बनना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपने बोला यूनिफॉर्म पहन के, तो एनसीसी वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद ने इंटरनली मोटिवेशन मुझे आया। तो देश की सेवा हर कोई अपना काम अच्छे से करके कर रहा है, और यूनिफॉर्म फोर्सेस में एक थोड़ा सा आइसोलेशन और थोड़ा सा सैक्रिफाइस आपकी सोशल लाइफ का रहता है, जो कि विमेन के एक सोशल रोल से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इसीलिए हमेशा विमेन के लिए ये प्राइमरी या फर्स्ट चॉइस नहीं रही है। बीइंग दैट लाइक टाइम इज चेंजिंग, तो ये एक थॉट ऑफ माइंड अलग जा रहा है। बट आप किसी का भी मोटिवेशन हो तो आपके पास, अगेन जो मैंने पहले बोला कि जब भी आप ऐसे लगता है कि अभी बैक ऑफ कर दें या फिर अभी दैट्स इट, तो लगता है कि नहीं, ये मैं अपने आप के लिए नहीं बट एक पूरी विमेन फ्रेटर्निटी के लिए एग्जाम्पल क्रिएट होगा मेरा एक एक्शन। तो थोड़ा सा आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी उस विमेन फ्रेटर्निटी के लिए करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तनुश्री जी, पहली बार ये बात आपके दिमाग में कब आई कि आपको बीएसएफ या ऐसी कोई भी सैन्य बल में आपको भर्ती लेनी है, आप वहां जाएंगी, या आपको पहली बार कब और कैसे लगा? जैसा कि मैंने बताया, इट वाज द टाइम इन एनसीसी। मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किया था। मैं एनसीसी सीट सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड क्वालिफाइड हूँ। तो एनसीसी में जब हमने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी, तो ऐसा फील हुआ कि यूनिफॉर्म बहुत एम्पावरिंग है। मतलब आप में कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एम्पावरमेंट और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। आपकी हर ड्रेस आपको डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल, आप लहंगा पहन रहे हैं, आप फिर स्कर्ट पहन रहे हैं, तो आप डिसेंसी या डेलिकेसी उसके लिए लाते हैं। बट यूनिफॉर्म के साथ जो एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो है एम्पावरमेंट, वो है कॉन्फिडेंस। ये मैंने पहली बार पहन के यूनिफॉर्म फील किया, और ये मेरा एनसीसी वाला टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनिफॉर्म फोर्स में फॉर श्योर जाऊँ। यानी कि यूनिफॉर्म पहनकर आपको एक जो जज्बा आया, वो ही कहीं ना कहीं उसी ने आपकी लाइफ को आगे डिफाइन किया। तनुश्री, आप जिस जगह पे हैं बीएसएफ में, और वो भी सरहद पे तैनात हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चुनौतियां जरूर आती होंगी। तो कभी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जॉब नहीं, कोई कंफर्टेबल सा जॉब होता? हाँ, ये मतलब ये क्वेश्चन सब पूछते हैं मुझसे, और मेरा बहुत डाइवर्स फ्रेंड ग्रुप है, तो उसमें सब तरह के हैं। मतलब ब्यूरोक्रेट्स एंड आईटी कंपनी एंड मतलब हर तरह के ऑक्यूपेशन में।
और मुझे लगता है कि हर किसी को अपने ऑक्यूपेशन से थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी और प्रॉब्लम है। मतलब अगर वो आईटी कंपनी का जॉब है तो भी उसमें आपका सब लोग फ्राइडे और सैटरडे का इंतज़ार करते हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफर्टेबल जॉब शायद मैं अगर जॉइन कर लेती तो मेरा हैप्पीनेस क्वेश्चन लाइफ का बढ़ जाता। हाँ, थोड़ा-सा सैक्रिफाइस जो मुझे लगता है या फिर जो एक चीज़ यूनिफ़ॉर्म फोर्सेस स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल जो मिस करते हैं वो है सोशल आइसोलेशन। मोस्टली पोस्टिंग्स हमेशा ऐसी जगह रहती है कि आप अपनी फैमिली से कट ऑफ होते हो। तो पिछले 5 साल में ऐसा होता है कि मैं अपने घर छुट्टी पे आती हूँ। ये एक चीज़ है बट टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर रही है, वीडियो कॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के कारण वो कम होता है बट ये ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दूसरे ऑक्यूपेशन से ये कंपेयर नहीं हो सकता, इसमें एक थोड़ा-सा सैक्रिफाइस का लेवल ज़्यादा है। बाकी अगर डिफ़िकल्टी और कंफर्टेबल जॉब्स की करें तो कंफर्टेबिलिटी पॉइंट दिमाग में नहीं था, तभी ये जॉब जॉइन करने के लिए सोचा था एंड आई एम हैप्पी विद इट। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। तो तनुश्री, एज अ कॉम्बैट ऑफिसर अपना मोराल, अपना मनोबल कैसे बनाए रखती हैं? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड आई विल बी वेरी ट्रू विद दिस। ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा 100% हाई मोड में रहती हूँ। मतलब आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, ऑलवेज़ सैटिस्फाइड और ऑलवेज़ रेडी टू डू थिंग्स। बहुत टाइम लाइफ में ऐसे आते हैं व्हेन यू फील लो। सेम हैपेंस विद मी, ऐसा होता है और वो लो कुछ कम टाइम के लिए चलते हैं, कुछ लंबे टाइम के लिए चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे पहला तो ये है कि मैं थोड़ा शांत होके अकेले बैठती हूँ और मैं इस चीज़ पे एनालाइज करती हूँ कि क्या ये एक्चुअल में है या फिर मतलब आई एम जस्ट फीलिंग आउट ऑफ कि आपने बहुत सारे लोगों के लाइफ फ्रेंड्स देखे हैं, दे आर एंजॉइंग इन न्यूयॉर्क और वो वहाँ जा रहे हैं और आप बॉर्डर पे बैठे हैं। प्लस मैं अपने पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड्स से कुछ ऐसे आपका एक कोर ग्रुप होता है जिनसे आप बात करते हैं, वो आप उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो आप कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट और उसी में अगर आप आगे करेंगे तो दैट इज़ गुड फॉर यू एंड योर नेशन। तो ये चीज़ है। तो किसी की लाइफ में हमेशा अप्स नहीं रहते, किसी की लाइफ में मतलब हाई एनर्जी मोड में कोई हमेशा नहीं रहता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कब लो से हाई एनर्जी मोड, आपका ट्रांज़िशन कितनी जल्दी हो रहा है। तो वो ट्रांज़िशन अगर आपका 1 दिन में 24 आवर्स में हो जाता है दैट इज़ गुड और मेडिटेशन इज़ अनदर वे। तनुश्री जी, आप आज यहाँ हमारे साथ हैं, तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे पेज के जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, स्पेशली काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ कि वुमेन ओरिएंटेड बहुत सारे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे फॉलोअर्स में जो महिलाएँ हैं, वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहती हैं। तो एक क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज का सांस्कृतिक ताना-बाना अभी भी वर्दी में महिलाओं के हथियार लेने के विचार को एक्सेप्ट कर पाएगा? मुझे लग रहा है कि कर चुका है तभी आप जो बोल रहे हैं इतने फॉलोवर्स हैं, इतने क्वेश्चंस हैं और इतने कमेंट्स हैं या फिर शायद मैं यहाँ इसीलिए बैठी हूँ। थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबिलिटी है कुछ एक पर्टिकुलर जॉनर में बट कर चुका है और आई गेस हम इस पर्टिकुलर चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं। अभी इसकी सस्टेनेबिलिटी और इससे और आगे जाने का मुद्दा है बट अब जो पहले एक ट्रेंड था कि सिर्फ अगर वुमेन है तो वो टीचर, डॉक्टर, नर्स या फिर मिनिस्टीरियल जॉब ही उसके लिए है या फिर यही जॉब कंफर्टेबल जॉब है। क्यों? क्योंकि ये जॉब 10 से 5 की है तो आप 10 बजे से पहले अपनी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके फिर 5 बजे आके आप फिर जो आपको अपना पूरी फैमिली के लिए टाइम देना होता है वो आप कर सकते हैं। इसलिए इन जॉब्स को प्रायोरिटी दी जाती थी। अब ये थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहला अवेयरनेस बढ़ रही है, दूसरा थोड़ा-सा इक्वालिटी क्वेश्चन भी बढ़ रहा है सोसाइटी में और पिछले काफ़ी समय से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन चला है वो बहुत फ्रूटफुल है मुझे ऐसा लगता है। और आजकल की लड़कियाँ सीरियसली एस्पायर कर रही हैं क्योंकि पहली बात उनका ब्रॉड नॉलेज बेस बढ़ा है, दूसरी बात सोसाइटी की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। तो इसमें तो मैं 100% कहूँगी कि हाँ, ये एक्सेप्टेबल होगा। क्रिटिक्स और विरोधी जो दल होते हैं वो हमेशा हर चीज़ों में रहते हैं जो बोलते हैं कि इससे ये प्रॉब्लम आने वाली है बट आई गेस हर चीज़ का सल्यूशन है और लुकिंग बैक इज़ नो वे।
तो क्या तनुश्री पारेख को भी इन दायरों में बंधने की ज़रूरत कभी पड़ी थी? क्या लगा था कि कभी आपको किसी ने रोका था? क्योंकि एक जनरल माइंडसेट अगर हम बात करें समाज का, सोसाइटी का, तो वो यही होता है कि औरतों को नाज़ुक काम करने चाहिए या ऐसे काम करने चाहिए जो कि पार्ट टाइम हो, सुबह जाओ, थोड़ी देर में आ जाओ। लेकिन ऐसे कोई काम करने के लिए मुझे लगता है हमारे समाज में एक्सेप्टेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो क्या आपको ऐसे किसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? ट्रस्ट मी नॉट इन दैट सेंस, मतलब जो मैं आगे सबसे एक पॉइंट बोलना चाहती थी वो ये है कि हर बच्चा जब वो बच्चा होता है तो हमारे समाज में ये सवाल होता है कि बेटा हो या बेटी हो, ये अदर देन आस्किंग कि हेल्दी बच्चा हुआ है क्या। तो हम बचपन से ही ये प्रीसेट माइंड रख लेते हैं कि वो लड़की है या लड़का है। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हम बच्चे को बच्चा समझे, ना कि लड़की और लड़का, और उसको ग्रो अप होने दें। उसका ओरिएंटेशन जिस भी फील्ड में जाता है वो जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा जो रोल है वो पेरेंट्स का रहता है कि वो किस तरह से ब्रॉट अप करते हैं। और मैं इस चीज़ में बहुत खुशनसीब रही हूँ। मेरी एक जॉइंट फैमिली है, मतलब पापा एंड दादाजी और हम लोग, एक बड़ा घर है उसमें मैं रही हूँ। और सबसे जो मेरा पॉजिटिव फैक्टर, मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली रही है कि आई हैव नेवर बीन ब्रॉट अप एज ए गर्ल। मतलब एक बच्चे की तरह परवरिश हुई है मेरी, एक लड़की की तरह नहीं। अगर गलती की है तो डांट पड़ेगी, अच्छा काम किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर हर पेरेंट्स यही अगर यही माइंडसेट अपने दिमाग में डाल ले कि हमें प्रेजुडिस नहीं होना है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को सिर्फ बच्चा समझना है, लड़की और लड़का नहीं, तो आई गेस सोसाइटी बहुत ही जल्दी इस ट्रांजिशन से आगे जाएगी और प्रोग्रेस करेगी। तो मुझे एज सच सोसाइटल चैलेंज ऐसा कुछ ट्रूली कुछ फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज सबसे बड़े जो मेरे सपोर्टर इस पर्टिकुलर पूरे फेज में रहे हैं वो मेरे दादाजी रहे हैं। ही हैज़ बीन वेरी ओपन। उनके कोई बेटी नहीं थी, उनके 5 ही बेटे थे, बट आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे लगा कि दादू स्टैंड बाय नहीं कर रहे हैं। और जो जो मैंने डिसीजंस लिए लाइफ में, ये सोच के लिए कि अगर गलत हो जाते हैं तो पापा दादू मम्मी सब साथ में हैं, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या आप उन पेरेंट्स को कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप हैं एक वुमेन आइकॉन, आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, तो आई एम श्योर कि आप बहुत सारी बच्चियों के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत है उन पेरेंट्स को भी गाइड करने की जो कहीं न कहीं ऐसी किसी भी फील्ड में लड़कियों को भेजने में डरते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप आज हमारे इस इनिशिएटिव के माध्यम से, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं एक्चुअली में सही में यही बताना चाहूँगी कि आप अपने सिर्फ बच्चे को बच्चा ट्रीट कीजिए। मतलब आप उसको बचपन से ही लड़की और लड़का मत बनाइए, मतलब उसकी चॉइसेस डिसाइड मत कीजिए। ऐसा होता है ना कि छोटी बेटी होती है तो उसको डॉल, और बेटा होता है तो उसको गन लाके दी जाती है, कार लाके दी जाती है, उसको किचन सेट लाके दिया जाता है। आप ऐसा करने से उसकी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मेरे साथ ये रहा कि मेरे से 5 साल छोटा बड़ा कोई नहीं था, मैं अपने जो भी एज ग्रुप में गली में जो भी होते थे उनके साथ खेलती थी। और ये एक्चुअल में जो इंसान लाइफ में कुछ भी बनता है तो उसके हार्डवर्क के साथ में उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो किस तरह से ग्रो किया है। तो इस सब में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और प्राइमरी फेसी एक चीज़ ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, बट सोसाइटल प्रिजुडिस नोशन जिसमें वो बड़े हुए हैं उस कारण कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि वो अपने बच्चे को पर्टिकुलर माहौल नहीं दे पाते हैं। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि आप अपने बच्चे को बच्चा समझिए, हर गलती पे उसको डांटिए, उसको सुधारिए, हर अच्छे काम पे उसको प्रेज़ कीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने बच्चों के लिए टेंशन लेने की या फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो लाइफ में कैसे सेटल होंगे। स्पेशली जो हमारे राजस्थान में है कि 18-19 साल हो गए, मोस्टली बीए कर ली तो अब शादी करनी किस तरह से कर दें, ये अभी भी एक प्रेवलेंट नोशन है। अगर आप अपने बच्चे को सक्षम बनाते हैं तो आपको उसके आगे फ्यूचर के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने, वाकई बहुत ज़रूरी है हम सबको ये समझना कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ जॉब्स नहीं कर सकती, और आप तो एक एग्जाम्पल हैं इसके लिए। एक और हमारे जो फॉलोअर हैं वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि आमतौर पर माना जाता है कि फौज में लंबे समय घर से बाहर रहना होता है और अनस्टेबल लाइफ होती है,
तो क्या ये महिलाओं के लिए सही करियर ऑप्शन है? जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि बीइंग अ वुमन आप जो ये कर रही हैं वो मुश्किल है, मुझे लगता है लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये अनस्टेबल लाइफ़ आपको कैसी लग रही है? मैं इसमें एक छोटा-सा वो सटायर है कि कोरोना के आने के बाद में जो भी टाइम चल रहा है, तो स्टेबिलिटी की तो परिभाषा बदल चुकी है। मतलब स्टेबिलिटी लोग अपनी जॉब्स के लिए स्टेबल नहीं है। जो आई गेस जो बिग पैकेजेस जॉब्स थी उन वो अभी बहुत लोग टेंशन में हैं कि 4 महीने बाद क्या रहेगा। प्रमोशंस इंसान 2-3 साल के लिए भूल गया है। इंक्रीमेंट्स होते थे वो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो स्टेबिलिटी के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आप किस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं? आप जॉब स्टेबिलिटी चाहते हैं वो मेरे पास है। अगर आप सोशल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? और जब तक आप बात करें फौज की या सबकी, तो आपको ये सबसे बड़ी स्टेबिलिटी देता है कि आप हमेशा फिट रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ऐसी कौन सी नौकरी है जो आपको फिट रहने के लिए प्रमोट करती है, आपको हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करती है? मतलब फिजिकल ट्रेनिंग जिसका एक हिस्सा हो, लोग इतना पैसा जिम में देते हैं। तो मुझे स्टेबिलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो लोग जब ये बात करते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है इसकी, हाँ, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, जो कि बहुत छोटा-सा पार्ट है स्टेबिलिटी का। अच्छा है आपको मतलब घूमने का मौका मिलता है। मैं राजस्थान से हूँ, मेरी सर्विस हमेशा रही है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। मैंने पूरा एमपी देखा है, पूरा उत्तराखंड देखा है, थैंक्स टू बीएसएफ। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ। हाँ, एक सर्टेन पॉइंट आता है जब आपके बच्चे होते हैं और आपको लगता है वो स्कूलिंग है और अब आपको एक पर्टिकुलर जगह सेटल हो जाना है। तो एज़ यू ग्रो इन योर लाइफ आप अपनी प्रोफ़ेशन में भी ग्रो करते हो, और प्रोफ़ेशन में ग्रो करने पे आप सीनियर रैंक्स पे आते हो, तो आपको ऐसी लोकेशंस मिलती है कि आपको इससे इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और स्कूल्स के लिए। तो मुझे लगता है तनुश्री कि इस चीज़ से घबराना कभी नहीं चाहिए कि अगर ये वाला करियर ऑप्ट किया, अगर हम अपनी बेटियों को, अगर महिलाओं को इस लाइन में जाना है तो आगे क्या होगा? क्योंकि जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे चलती है, रास्तों में अपने आप क्लैरिटी मिलती चली जाती है और आप तो इस बिल्कुल। चीज़ का एग्ज़ाम्पल है। जी, तो बातें तो शायद बहुत सारी हैं और प्रश्न भी बहुत सारे हैं, लेकिन वक़्त की थोड़ी-सी कमी है। तो चाहूँगी मैं आपसे कि अब हमें ये बताएँ कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैसेज अगर बहुत सारे मतलब रूरल राजस्थान में स्प्रेड हो, क्योंकि आजकल अर्बन एरियाज़ में तो इन्फॉर्मेशन की कोई डर्थ है नहीं, तो बहुत अच्छा होगा। और ये ऐसा इनिशिएटिव जो प्रिंसेस दिया कुमारी जी ने लिया है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव, स्पेशली जो यंग गर्ल्स के लिए है। क्योंकि आई स्टिल थिंक कि इंडिया और भारत में एक डिवाइड है जो गाँव में रहता है। वो डिवाइड जिस दिन फिल हो जाएगा उस दिन सच में सक्षम राजस्थान और सक्षम भारत होगा। थैंक यू। जी, जी बिल्कुल, तनुश्री बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके क्योंकि आप जिस जगह पे आज हैं, तो हमें भी गर्व महसूस होता है कि हमारे राजस्थान की एक महिला इस जगह पे पहुँची है और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर, ये कहते हुए आई एम श्योर कि जितना गर्व आपको खुद होता होगा, उतना ही हमें भी हो रहा है। आपसे मिलकर, आपको और जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप वहाँ कश्मीर में पोस्टेड हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना वक़्त हमें दिया है, कीमती वक़्त हमें दिया है और हमसे वो सभी बातें शेयर की हैं, जो आपके दिल में है और जो आप हमारे व्यूअर्स, हमारे फॉलोअर्स से शेयर करके जहाँ बिल्कुल आप एक इंस्पिरेशन की तरह उभर के आई हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।